बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एमेनोरिया की दूसरी किस्त सेकंड पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट में एमेनोरिया की डेफिनीशन, इस लफ्ज़ की एटिमोलॉजी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ए मीन्स एब्सेंट, मैन मेंस्ट्रुएशन, मेंसेस मंथ के लिए मेडिकल में यूज होता है, और या डिस्चार्ज या फ्लो। एब्सेंस ऑफ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एमेनोरिया। पिछली एपिसोड में हमने इसकी दो टाइप्स को डिस्कस किया था, जिनमें से एक टाइप है फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया और पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। सबसे पहले, एज ए डॉक्टर, एज ए फिजिशियन, we should clearly know that whether our patient is falling under physiological amenorrhea or pathological amenorrhea। फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया में मैंने 3-4 कंडीशंस डिस्कस की थी, जिनमें पेशेंट होती भी फिजियोलॉजी में है और उसको मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होती, उसको मेडिकेशन की जरूरत भी नहीं होती। बिफोर प्यूबर्टी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लैक्टेशन और आफ्टर मीनोपॉज। आज हम इसके दूसरी टाइप को डिस्कस करेंगे, विच इज पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। और बेसिकली ये वो टाइप है जो हम क्लिनिक पे फेस करते हैं, या जिसके लिए पेशेंट्स हमारे पास आएंगी। पैथोलॉजिकल एमेनोरिया यानी मेंस्ट्रुएशन का स्टॉप हो जाना, ना होना, कंप्लीट एब्सेंस में चला जाना ड्यू टू सर्टन पैथोलॉजिकल कंडीशंस, डिजीज कंडीशंस की वजह से, कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से मेंस्ट्रुएशन का ना होना। अब पैथोलॉजिकल एमेनोरिया को फर्दर हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पैथोलॉजिकल एमेनोरिया को फर्दर मेडिकल साइंस, गायनेकोलॉजी 3 टाइप्स में डिवाइड करती है। प्राइमरी एमेनोरिया, सेकेंडरी एमेनोरिया, क्रिप्टोमेनोरिया। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट फेमस इसकी 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी एमेनोरिया, सेकेंडरी एमेनोरिया। लेकिन एज ए फिजिशियन हमें तीसरी टाइप्स को भी जानना समझना जरूरी है। हो सकता है हमारी प्रैक्टिस में कभी कोई ऐसी पेशेंट आ जाए जो क्रिप्टोमेनोरिया में फॉल कर रही हो। मैं इसको डिफाइन करता हूं। एमेनोरिया, प्राइमरी एमेनोरिया इज अ टाइप ऑफ एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया एमेनोरिया की वो टाइप है, प्राइमरी एमेनोरिया एमेनोरिया की वो टाइप है in which a female have never been menstruated since her puberty। यानी कोई भी फीमेल अपनी प्यूबर्टी को पहुंचने के बाद वो कभी भी मेंस्ट्रुएट नहीं हुई, उसको कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुआ जब से वो बालिग हुई है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी एमेनोरिया। उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी एमेनोरिया। A female have never been menstruated since its puberty। पिछले एपिसोड में मैंने थोड़ी सी फिजियोलॉजी को डिस्कस किया था कि जब कोई भी खातून फीमेल मेच्योर होती है, प्यूबर्टी को पहुंचती है, तो उसका सेंसोरियम मेच्योर होता है, जिससे उसके हाइपोथैलेमस को सिग्नल आते हैं, फिर उसके पिट्यूटरी को सिग्नल आते हैं, फिर पिट्यूटरी ओवरी पे एक्ट करता है, फिर ओवरी के हार्मोन्स यूट्रस पे, तो वो पूरा एक एक्सिस बनता है। तो प्राइमरी एमेनोरिया में कोई भी खातून हैव नेवर बीन मेंस्ट्रुएटेड सिंस प्यूबर्टी। इसको जब कोई भी फीमेल एज ऑफ प्यूबर्टी पे पहुंचती है, या उसको जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है,
जो उसको फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है उसको मेडिकल की जुबान में मेनॉर्की कहा जाता है। मेनॉर्की, MENARCHE, मेनॉर्की, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, मेनॉर्की। इसका ऑपोजिट लफ्ज मीनोपॉज, जब मेंस्ट्रुएशन टर्मिनेट हो जाएगी, यानी ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना क्या कहलाता है? मेनॉर्की। तो कोई फीमेल मेनॉर्की में ही ना जाए, यानी प्यूबर्टी के बाद फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन में भी ना जाए, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एमेनोरिया। उसको हम कहेंगे ये खातून, ये बच्ची प्राइमरी एमेनोरिया में है। जो सेकेंडरी एमेनोरिया है, इसमें कोई भी फीमेल अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ में, अपनी फंक्शनल लाइफ में, अपनी चाइल्ड बियरिंग लाइफ में, जो जैसे कि हमें पता है कि मेल की कोई रिप्रोडक्टिव लाइफ नहीं होती, फीमेल की एक एक होती है जनरल लाइफ, जिसको हम कह सकते हैं डेट ऑफ बर्थ टू डेट ऑफ डेथ। किसी भी फीमेल की जो लाइफ होगी जनरल लाइफ, जिसको हम कहते हैं उसका उसकी जिंदगी, डेट ऑफ बर्थ टू डेट ऑफ डेथ, DOB टू DOD, डेट ऑफ बर्थ टू डेट ऑफ डेथ। लेकिन फीमेल की एक फंक्शनल लाइफ, मेडिकली एक रिप्रोडक्टिव लाइफ, चाइल्ड बियरिंग लाइफ, जो उसकी प्यूबर्टी से लेकर मीनोपॉज के दरमियान होती है। तकरीबन पाकिस्तान में 15 ईयर्स से 50 ईयर्स एवरेज, 3 to 4 ईयर्स प्लस माइनस हो सकते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 15 साल कम से कम, और तकरीबन 50, 55, 45 से भी शुरू हो जाता है। तो इसके दरमियान जो तकरीबन 35 ईयर्स का अरसा होता है, 35 साल का जो अरसा होता है, इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव लाइफ या चाइल्ड बियरिंग लाइफ या फंक्शनल लाइफ ऑफ अ फीमेल। इस फंक्शनल लाइफ के दौरान, इस पीरियड के दौरान, यानी प्यूबर्टी और मेनोपॉज के दरमियान किसी भी स्टेज पर फीमेल का कम से कम 3 कंसेक्यूटिव मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का मिस हो जाना। पहली शर्त तो यह है कि शी शुड बी इन दिस पीरियड, शी शुड बी इन रिप्रोडक्टिव लाइफ, शी शुड बी इन अ फर्टाइल लाइफ, फर्टाइल एज, रिप्रोडक्टिव एज। इस फर्टाइल एज में, रिप्रोडक्टिव एज में किसी भी फीमेल का 3 कंसेक्यूटिव, लगातार यानी 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल मिस हो जाएं, देन वी कॉल हर इन सेकेंडरी एमेनोरिया। उसको हम कहेंगे कि वो सेकेंडरी एमेनोरिया में है। पहले तो हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्राइमरी एमेनोरिया एंड व्हाट इज सेकेंडरी एमेनोरिया। और सेकेंडरी एमेनोरिया के मेडिकल इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स क्या हैं कि 3 साइकिल्स, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कंसेक्यूटिव अगर मिस हो जाएं, अब्सेंट हो जाएं, तो उसको हम कहेंगे कि शी इज इन सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया में तो शी हैज नेवर बीन मेंस्ट्रुएटेड सिंस प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से लेकर आज तक वो मेंस्ट्रुएट ही नहीं हुई। सेकेंडरी एमेनोरिया में जिंदगी रिप्रोडक्टिव एज की किसी स्टेज पे वो मेंस्ट्रुएट होती रही, वो चाइल्ड कंसीव करती रही, चाइल्ड बर्थ में जाती रही, लेकिन इस रिप्रोडक्टिव एज में किसी भी स्टेज पर उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का सीज हो जाना बिफोर मेनोपॉज, हाँ ये मस्ट है कि बिफोर मेनोपॉज, इस एज से पहले, और कम से कम 3 कंसेक्यूटिव साइकिल्स का मिस हो जाना, 3 कंसेक्यूटिव साइकिल्स का मिस हो जाना, ये कहलाता है सेकेंडरी एमेनोरिया। इसके बाद जो तीसरी टाइप है, जो कभी वेरी वेरी रेयर लेकिन हमारी प्रैक्टिस में आ सकती है, वो है क्रिप्टोमेनोरिया।
क्रिप्टोमेनोरिया, ये वो एमेनोरिया की टाइप है कि जिसमें एक्चुअली फीमेल मेंस्ट्रुएट हो रही होती है, उसके तमाम प्रोसेस, तमाम प्रोसीजर्स, तमाम स्टेप्स, तमाम प्रोसेस नॉर्मल हो रहे होंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल हो रहा होगा, बट नॉट विजिबली ब्लीड, लेकिन वो ब्लीडिंग को विजिबल नहीं कर सकती, ब्लीडिंग को देखेगी नहीं, सो दैट्स वाई वो कहेगी कि मैं एमेनोरिया में हूं, हालांकि एक्चुअली शी इज ब्लीडिंग और शी इज मेंस्ट्रुएटिंग, एक्चुअली वो मेंस्ट्रुएट हो रही होती है जब ब्लीड कर रही होती है, लेकिन उसकी मेंस्ट्रुअल ब्लड विजिबल नहीं होता और आउट ऑफ द बॉडी नहीं आता। अब ये क्रिप्टोमेनोरिया में क्या है कि उसका मेंस्ट्रुअल ब्लड या तो यूट्राइन कैविटी में, यूट्रस के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, या विजाइना के अंदर जमा होगा, किसी भी वेजाइनल कैनाल या रिप्रोडक्टिव कैनाल के किसी भी एनोमली की वजह से, किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन या एनोमलीज की वजह से उसका मेंस्ट्रुअल ब्लड बॉडी से बाहर एक्सक्रीट नहीं करता, तो वो हम उसको कहते हैं, या पेशेंट खुद भी कहती है कि आई एम इन एमेनोरिया, बट शी इज कॉल्ड क्रिप्टोमेनोरिया। इन क्रिप्टोमेनोरिया, वो कौन से एमेनोरिया में होगी? क्रिप्टो एमेनोरिया में होगी। अगर उसका ब्लड यूट्रस के अंदर जमा होना शुरू हो जाए, जैसे मैंने कहा कि क्रिप्टोमेनोरिया में एक दो टर्म्स हैं, मैं उनको थोड़ा लिखना चाहता हूँ। क्रिप्टोमेनोरिया में चूंकि ब्लीडिंग बाहर नहीं आएगी, एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं होगी, जिसको हम कहते हैं कि विजिबल ब्लीडिंग नहीं होगी, तो वो क्या होगा, हो सकता है कि वो यूट्राइन कैविटी, यूट्रस के अंदर जमा हो रहा हो। अगर वो यूट्रस के अंदर जमा हो रहा है तो उसके लिए टर्म यूज की जाती है हेमेटोमेट्रा, हेमेटो हेमेटोमेट्रा, मेट्रा मैटर, मैटरनिटी होम, मैटरनिटी सेंटर, मैट्रन से है, यूट्रस से है। हेमेटोमेट्रा, हेमेटोमेट्रा, accumulation of the menstrual blood inside the uterus is called hematometra। अगर menstrual blood यूट्रस के अंदर accumulate होना शुरू हो जाए, then it is called hematometra। अगर विजाइना, विजाइनल कैनाल के अंदर जमा होना शुरू हो जाए, then it is called हेमेटोकोल्पोस, हेमेटोकोल्पोस, COLPOS, हेमेटोकोल्पोस, हेमेटोकोल्पोस। अगर accumulation of the menstrual blood inside the vagina, अगर menstrual blood विजाइना के अंदर accumulate करना शुरू कर दे तो उसको हम कहते हैं हेमेटोकोल्पोस। तीसरी टर्म एक है जो वो भी इसी के साथ रिलेट कर रही है, एंड दैट इज गाइनाट्रेसिया, गाइनाट्रेसिया, GYNATRESIA, गाइनाट्रेसिया, गाइनाट्रेसिया। Gynectasia is the partial narrowing or complete blockage of reproductive tract, especially the vaginal canal। यानी यूट्रस, यूट्रस का एस्थमस, सर्विक्स, विजाइना, विजाइनल कैनाल्स, हेमन वगैरह का कंप्लीट ब्लॉक होना या नैरो हो जाना, तंग हो जाना, ये कहलाता है गाइनाट्रेसिया, GYNATRESIA, गाइनाट्रेसिया। कंप्लीट ब्लॉकेज और कंप्लीट या पार्शियल नैरोइंग ऑफ, partial narrowing of the vaginal canal is called gynaectasia। अब हमें क्रिप्टोमेनोरिया की समझ आ गई। क्रिप्टोमेनोरिया में
एक्चुअली नॉर्मली फीमेल मेंस्ट्रुएट हो रही होती है, उसके तमाम फेसेस साइकिल्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल के तमाम फेसेस फिजियोलॉजिकली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, लेकिन जो कि विजिबल ब्लीडिंग नहीं होती, इसलिए इसको हम कहते हैं क्रिप्टोमेनोरिया। अच्छा, प्राइमरी एमेनोरिया और सेकेंडरी एमेनोरिया में तो प्रॉपर साइकिल ही नहीं होगा, प्रॉपर यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि वो, उसको हम कह सकते हैं ट्रू एमेनोरिया। इसको बुक्स ने ऐसे भी लिखा है, प्राइमरी और सेकेंडरी को बुक्स ने लिखा है ट्रू एमेनोरिया। इसको फॉल्स एमेनोरिया भी लिखा जाता है, फॉल्स एमेनोरिया, झूठा। क्यों? एक्चुअली तो फीमेल मेंस्ट्रुएट कर रही है, जस्ट शी इज नॉट सीइंग द ब्लड, क्योंकि ब्लड विजिबल नहीं है, जेनिटल कैनाल से बॉडी से बाहर नहीं आ रहा, तो इसलिए उसको हम कहते हैं फॉल्स एमेनोरिया, झूठा एमेनोरिया। और ये दोनों जो हैं इसको हम कहते हैं ट्रू एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया जैसे नाम से जाहिर है कि कोई बच्ची बालिग होने के बाद मेंस्ट्रुएट नहीं करती, उसकी वजूहात कुछ स्पेसिफिक हैं, जैसे मसलन उसकी प्रॉपर मेंटल मेच्योरिटी नहीं होगी, प्रॉपर मेंटल, जैसे मैंने कहा था कल, सबसे पहले उसकी सेंसोरियम की मेच्योरिटी होना जरूरी है, क्योंकि सेंसोरियम ही उसके पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा और फिर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को सिग्नल देगा। दूसरी काज प्राइमरी एमेनोरिया की जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर, बाज़ औक़ात ऐसी जेनेटिक म्यूटेशंस या जेनेटिक डिसऑर्डर बाज़ औक़ात पेरेंट्स से ट्रांसमिट होकर आ रहा होता है, या जेनेटिक म्यूटेशन हो चुकी होती है कि उसके ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहे होते। इसके अलावा उसके जैसे ये है कि एजेंसिया हो सकता है उसकी बॉडी का कोई गुनेड या कोई सेक्सुअल ऑर्गन्स एब्सेंट हो। जैसे बाज़ औक़ात मैंने एक अल्ट्रासाउंड देखा था जिसमें एक बच्ची 16 to 17 ईयर्स की थी, बिल्कुल मेरा प्रैक्टिकल देखा हुआ केस है, उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही थी। फिर जब डॉक्टर्स ने उसकी स्कैनिंग कराई, अल्ट्रासाउंड कराया, तो वहाँ से पता चला कि वो यूट्रस बिल्कुल एब्सेंट है यूट्रस, यानी एजेंसिया जिसे हम कहते हैं, एजेंसिया, किसी ऑर्गन का बाय बर्थ बॉडी में मौजूद ना होना। एक होता है सर्जिकल रिमूवल, के बाद में रिमूव कर दिया गया हो, एक है कि बाय बर्थ उस बच्ची में यूट्रस नहीं था। तो इसलिए किसी ऑर्गन्स का ना होना, उसकी मेंटल मेच्योरिटी का ना होना, या उसका बहुत ज़्यादा एनीमिक होना, या मेंटल स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा, आजकल अमूमन जो बच्चियां प्राइमरी एमेनोरिया के साथ आती हैं उनमें मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी के अंसर को भी हमने नहीं भूलना। उसका HB लेवल बहुत डाउन होता है, शी इज इन सीवियर एनीमिया, HB हैविंग लेस देन 7 से कम HB, उसको हम कहते हैं सीवियर एनीमिया। सेकेंडरी एमेनोरिया की भी तकरीबन यही काज हो सकते हैं। और हाँ, प्राइमरी एमेनोरिया में कंजेनिटल जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, बल्कि दोनों एमेनोरिया के कुछ काजेस कॉमन भी हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी के कुछ स्पेसिफिक हैं, कुछ कॉमन है, जैसे पुअर न्यूट्रिशन, अगर किसी खातून की प्रॉपर डाइट नहीं है, बैलेंस डाइट नहीं ले रही, तो उसमें एमेनोरिया हो सकता है। एक और बड़ा मेजर काज है दोनों में, वो है ओबेसिटी। क्योंकि ओबेसिटी में प्रॉपर ओवोल्यूशन नहीं होती, ओवरी जो है वो इनसफिशिएंसी में चली जाती है, प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी भी इसे कहते हैं। ओबेसिटी एक मेजर काज है प्राइमरी और सेकेंडरी एमेनोरिया का। फीमेल किसी भी स्टेज पे वेट गेन कर लेती है तो वो भी एमेनोरिया में चली जाती है। या लो वेट, दोनों, बहुत ज्यादा हैवी वेट भी एमेनोरिया काज करेगा,
बहुत ज्यादा लो वेट भी एमेनोरिया काज करेगा। ओबेसिटी, लो वेट। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग काज रिसर्च ने लिखा है, वो लिखा है एक्सेसिव एक्सरसाइज। जो फीमेल, जो बच्चियां, जो खवातीन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती हैं, स्पेशली गेम्स करती हैं, यानी एथलीट्स होती हैं या सर्कस में काम करती हैं, आपने देखा होगा वो बहुत स्लिम होती हैं। एक तो वो डाइटिंग वगैरह करती हैं, दूसरा पुअर न्यूट्रिशन में भी आ जाएंगी, दूसरा हैवी और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज। ये खासतौर पर गेम्स हो गई बहुत ज्यादा, या जैसे जिम्स जाना, या कोई सर्कस में काम करना, या जैसे एथलीट्स वगैरह होती हैं, तो उनमें भी एमेनोरिया का अंसर बहुत ज्यादा पाया जाता है। उनका भी मेंस्ट्रुअल साइकिल अमूमन डिस्टर्ब होता है। हार्मोनल डिसऑर्डर, हार्मोनल डिसऑर्डर ये बहुत ज्यादा में मिलता है, जिसमें आपके FSH, LH, प्रोलैक्टिन लेवल्स डिस्टर्ब होते हैं। अमूमन अल्ट्रासाउंड में अगर किसी फीमेल का ओवेरियन सिस्ट या PCOS आ रही है, उसके बाद हम उसके हार्मोनल बैलेंसिंग, हार्मोनल एसेस कराते हैं, तो उसमें हमें हार्मोनल डिसऑर्डर्स मिलते हैं। इसी तरीके से पिट्यूटरी डिसऑर्डर, पिट्यूटरी, जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सेंसोरियम, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। पिट्यूटरी डिसऑर्डर में यह है कि पिट्यूटरी का ट्यूमर हो सकता है। पिट्यूटरी का ट्यूमर, जिसको हम एडिनोमा कह सकते हैं, एडिनोकार्सिनोमा कह सकते हैं, पिट्यूटरी एडिनोमा कह सकते हैं, तो वो तमाम पिट्यूटरी के फंक्शंस को भी लिमिटेड कर देते हैं। और प्रोलैक्टिन लेवल फिर बहुत ज्यादा रेज्ड हो जाता है। अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा रेज्ड है, तो वो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल को सीज कर देगा। अभी ये टॉपिक, इसकी एक किस्त और चलेगी, जिसमें हम मजीद इसके काजेस और साथ क्रिप्टोमेनोरिया को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन से डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अस्सलाम।